अंग्रेज भारतीयों को क्या देने वाले हैं? क्या भारतीयों को वो डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे? क्या अंग्रेज चाहेंगे कि वो भारतीयों के हाथ में सारे रूल दे दें और भारतीय एक ऐसा रूल बना दे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और रूल के मुताबिक भारत छोड़ना पड़ जाए? तो ये नहीं होने वाला। एक तो वैसे ही वो कर्जे में है। अगर भारतीयों ने कर दिया एक रूल, अगर सोचिए आप, भारत अगर अंग्रेज इस बात को मान लेते थे, भारतीयों का बहुमत हो जाता उस कार्यकारिणी में और बहुमत को मत का अधिकार मिल जाता और बहुमत ये कह देता कि भैया जो टैक्स आप ले रहे हैं उसे 10% करो 50% से, तो इनका बहुमत होता तो ये वोट मतदान करके नियम बना देते, अंग्रेजों को मानना पड़ता। तो अंग्रेज इन्हीं वजहों से ना तो अपने कार्यकारिणी में इनका बहुमत पहुंचाना चाह रहे थे और ना ही इनको मतदान का अधिकार दे रहे थे। और भारतीयों की डिमांड ये थी ना, ये जो शोषण आप कर रहे हैं ना भारतीयों का, ये खत्म कब होगा? जब उस कार्यकारिणी में जाकर हम आपके इन अवैध कानूनों को रोकेंगे। कानूनी स्तर पर भारत लड़ना चाह रहा था, लेकिन दिया क्या? अंग्रेजों ने देखिए वादा किया था तो निभाया किस तरह से? द्वैत शासन लागू किया गया और द्वैत शासन में क्या किया गया? जो आय के साधन थे, जिनसे पैसा आता था, जैसे टैक्स वसूलना, ये करना, वित्तीय मामले, उनको रख दिया संरक्षित विषय में। दो तरह के विषय बना दिए और जहां पर व्यय होना था, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, भू राजस्व, वो रख दिया हस्तांतरित विषय में। कुल मिलाकर के दो तरह के विषय बना दिए। एक संरक्षित विषय जहां से इनकमिंग होती है सरकार की, पैसा आता है, और एक व्यय का विषय, हस्तांतरित विषय, जहां पर लगाया जाता है। अब अंग्रेजों ने क्या किया? इन मामलों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ वायसराय और उसकी कार्यकारिणी को है। यानी कि संरक्षित विषय पर अंतिम निर्णय किसका होगा? कार्यकारिणी का होगा, वायसराय का होगा। और इस पर कानून बनाने का अधिकार आपके निर्वाचित सदस्यों का होगा। और हमने लो, अब आप अपने कानून खुद बनाओ, इस पर मतदान का भी अधिकार है, बहुमत का भी। एक प्रकार से भारतीयों के साथ धोखा। भाई पैसा नहीं छोड़ना चाह रहे आप, व्यापारी बने बैठे हो, आय के साधन तो अपने पास रख लोगे और टूटे फूटे कमजोर विभाग हमें दे दिए। हमसे वादा किया गया था सभी कानूनों पर, और ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब आप हम इंडियंस को इतना बेवकूफ बनाया गया कुछ इस तरह से, चलो तुम्हें तुम्हारा प्रशासन दिया, चलो साफ सफाई का काम दे दिया तुम्हें, बताइए। और जिनसे पैसा आ रहा है, पैसे का कंट्रोल खुद अपने पास रखा। मतलब टैक्स हम 60% लेंगे, उसे कम करने के लिए आप मतदान नहीं कर सकते। समझ रहे ना आप कि शोषण तो हम करते रहेंगे। और भारतीय तो डोमिनेंट स्टेटस मांग ही इसलिए रहे थे कि रूल हमारा हो, शोषण ना हो हमारे लोगों का। तो एक प्रकार से अंग्रेजों ने कहा, लो तुम चाह रहे थे डोमिनेंट स्टेटस, तुम्हें मिल गया, इन विषय पर सारे कानून खुद बनाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें हमने तुम्हारा भारत दे दिया। कितना अच्छा गेम खेल गए बताइएगा ये। और कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? 150 लोग बैठा दो, भाई वो मेन विषय को तो काम करेंगे नहीं। कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया, लो ज्यादा से ज्यादा लोग आ गए, खुश रहो तुम। इसमें तो उनका ही फायदा था। जो लोग आवाज इनके खिलाफ आवाज खड़ी कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उन्हें कार्यकारिणी में डाल दो, थोड़ी इनकम नहीं हो जाएगी उनकी। तो एक प्रकार से उन्होंने भारतीयों पर टैक्स बढ़ा दिया और भारतीयों को डोमिनेंट स्टेटस के नाम पर दिया द्वैत शासन। द्वैत मतलब ड्यूअल, दो भागों में विभाजित करके। बड़ी दिक्कतें थी। यही चीजें भारतीयों के मन में बड़ा गुस्सा लेके आ रही थी। जगह जगह पर टैक्स बढ़ने पर विरोध हुआ, इस अधिनियम का विरोध हुआ, लोग खुल करके सामने आए। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी कि भैया तुमने धोखा दिया है, धोखेबाज हो, हमने आपके लिए युद्ध में प्रतिभाग किया था, आपने टैक्स बढ़ा दिया। इतना विरोध होने लगा, इतना विरोध होने लगा, कई प्रकरण आने लगे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, कई अंग्रेजी अधिकारियों को मारा जाने लगा। अंग्रेजों को एक डर लगने लगा कि इस दंगे को रोकने का कुछ उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हो गया था और 1919 में उम्मीद थी कुछ अच्छा मिलेगा। जब जनता को अच्छा नहीं मिलता है और अपोजिट मिल जाता है, तो जनता भी खुलकर अपने अधिकारियों के लिए सड़क पर आ जाती है। और वैसा ही तब हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन हुए। अंग्रेजों ने उसे दबाने के लिए क्या किया? अंग्रेजों ने उसे दबाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया। रोलेट एक्ट के मुताबिक आप किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं, ना कोई कानूनी कार्यवाही। आज भी जब भारत में कभी कोई ऐसा कानून आता है, काला कानून या फिर कुछ अंधा कानून, जिसमें गिरफ्तारी होगी सीधे, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, उसको हम रोलेट एक्ट की संज्ञा देते हैं। कहते हैं तो रोलेट एक्ट है, काले कानून को ही रोलेट एक्ट बोलते हैं, इसको तो पहली बार काला कानून नहीं बोला गया। और रोलेट एक्ट के अनुसार क्या था? अंग्रेजी हुकूमत जिस पर शक भी है उसको भी गिरफ्तार करके अंदर डाल देगी। ऐसे में तो ब्रिटिश अधिकारी उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लेंगे जिनके साथ उनकी निजी दुश्मनी है। भाई मैं पुलिस वाला हूं, मेरा किसी से झगड़ा हो गया, मैंने कहा रोलेट एक्ट मुझे मिला हुआ है, मतलब सुपर पावर मिल गई पुलिस को, जिसको मन में आया उठा के अंदर डाल दिया।
ऐसा ही होने लगा। जो तिरंगा भी फहराता था उस जमाने में, उसे भी अंदर डाल दिया बेवजह। वंदे मातरम बोलना भारी पड़ गया। वंदे मातरम बोलोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, ये षड्यंत्रकारी है। और इस तरह से दमन की नीति अपनाई। जनता पहले से सड़क में है और आपने रोल एक्ट लाके और काम भी कर दिया। इसी के मद्देनजर रोल एक्ट के तहत 2 आदमियों को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन 2 लोगों को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर दिया गया। इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत से लोग एकत्रित हुए। वो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे और विरोध कर रहे थे रोल एक्ट का। ये विरोध बिल्कुल शांतिपूर्ण था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि हिंसा भड़काई जा रही हो। शांतिपूर्वक उपवास पर बैठे थे, उपवास भी नहीं, मीटिंग्स चल रही थी, जिसमें कई ऐसे लोग भी थे, कई औरतें भी थी जिनकी गोद में बच्चे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे बिना हथियार के थे, सब किसी के पास हथियार नहीं था, सिर्फ मीटिंग्स थी वहां पर रोल एक्ट के खिलाफ और उनके 2 साथियों के खिलाफ, गिरफ्तारी के खिलाफ। शांति से सब कुछ चल रहा था। अचानक से जनरल डायर को कहा जाता है कि उसको पता था इनको मारना है, अभी जो भी उसकी मंशा थी, उसने गेट बंद करवा दिए। 3 गेट थे मेरे ख्याल से, 2 बंद करा दिए और एक गेट पर तोप रख दी, जिस गेट से वो बाहर निकलते। पूर्व नियोजित था। जब ये कांड हुआ था उस समय पर जनरल डायर ने सीधे क्या आदेश दिया, ना तो पानी की फुहारे, ना लाठीचार्ज, ना ही उन लोगों को ये आगाह किया कि हट जाइए। सीधे आदेश दिया फायरिंग का और वहां पर कई निर्दोष लोग मारे गए, कई हत्याएं हो गई। जनरल डायर की उस फायरिंग के आदेश में कई लोगों का नरसंहार हुआ। एक कुआं था जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे थे, शायद कुएं में बंदूक की गोली नहीं पहुंचेगी, मगर लोग जब कूद रहे थे कुआं तक भर गया कूदते कूदते। ये आलम था उस मंजर का। लोग जान बचाने के लिए भाग नहीं पा रहे थे, जो दीवारों पर चढ़ रहे थे तोप से उन्हें मार दिया जा रहा था। एक खलबली सी मच गई, कई देर तक वो फायरिंग चलती रही। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते रहे, मगर जनरल डायर ने फायरिंग का आदेश वापस नहीं लिया। उसके बाद ये किया गया, उसके बाद एक कमेटी भी बैठी जलियांवाला कांड के ऊपर, और जलियांवाला कांड के ऊपर हंटर आयोग की एक समिति बैठी और हंटर आयोग ने यह काम सौंपा गया कि जलियांवाला कांड में कितने लोग मारे गए। अंग्रेजी रियासत ने कहा कि मात्र 389 लोगों की हत्या हुई, 389 की, और जनरल डायर को हटा तो दिया गया, मगर जनरल डायर को वहां की संसद ने इनाम दिया इसके बदले। जनरल डायर ने यह कहा कि मैंने जो किया सही किया। उनसे पूछा गया कि तुमने उन्हें मना क्यों नहीं किया हटने के लिए। उसने कहा अगर मैं मना करता तो ये लोग नहीं मानते, ये लोग फिर पीछे पड़ जाते, मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए उस समय मुझे ये लगा कि इन्हें समझाना बेकार है, ये समझने वाली भीड़ नहीं है। जनरल डायर से कहा गया क्या तुम्हें इसका कोई अफसोस है? उसने कहा मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मैंने वही किया जो मेरा कर्तव्य था। उन्होंने कहा जब लोग मर रहे थे तब आपने रोका क्यों नहीं? उन्होंने बोला अगर मैं इनको रोक देता तो ये फिर से विरोध करते, इसलिए मैंने सोचा कि पूरा दमन ही कर दिया जाए। जनरल डायर को सनकी कहा गया, तमाम तरह की घटनाएं हुई। इतना बड़ा नरसंहार करने के बावजूद उसके चेहरे पर अफसोस नहीं था, मलाल नहीं था। उसको तुरंत इंग्लैंड भेज दिया गया क्योंकि भारत में उसके लिए स्थिति अनुकूल नहीं थी। 1940s में जाकर एक सरदार उधम सिंह थे जिन्होंने उसको वहीं जाकर मारा था। मगर बड़ी बात तो ये थी कि इतने बड़े कांड को करने से पहले क्या इरादे थे जनरल डायर के, जो उनको सूचना तक नहीं दी गई, क्या उसकी सोच थी, और उसके बाद जो हुआ वो पूरे भारत ने देखा। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी वहीं से मिट्टी लेकर के गए थे जलियांवाला के उस बाग से, उन खून को ही एकत्रित किया गया, और इस जलियांवाला कांड ने ही उन यूथ के अंदर ऐसी गर्मी भर दी थी कि अंग्रेजी हुकूमत से मरने के लिए भी तैयार थे। वो अंग्रेजी हुकूमत का डट कर सामना करने के लिए तैयार थे। एक ऐसी परिस्थिति जलियांवाला कांड ने हमें दी। इस तरह से 1919 एक अलग ही साल रहा भारत के लिए। इतना बड़ा क्रांतिकारी घटना शायद ही किसी और साल में हुई हो। इतना मुखर आंदोलन कभी नहीं। इसके बाद भी आंदोलन हुए और बहुत महत्वपूर्ण हुए। खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इसके बाद गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी चला, उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर फिलहाल इस वीडियो के बाद अभी भगत सिंह का एक बहुत बड़ा किरदार सामने आने वाला है कुछ समय बाद। अभी तो बच्चा ही है 7-8 साल के,
लेकिन अभी एक बहुत बड़ी पारी खेल ली है। अभी चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा भारत की आज़ादी के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे, जो अभी तक नहीं आ रहे थे, लेकिन जलियांवाला कांड ने कर दिया, 18-19 साल के यूथ को गर्म कर दिया, और ये गर्मी आगे दिखने वाली है आपको। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए।